हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज की वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। विद्युत धारिता कैपेसिटर के नाम से या कैपेसिटेंस के नाम से इस चैप्टर को जाना जाता है। तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका विद्युत धारिता। ठीक है, इस चैप्टर को हम कैपेसिटेंस या कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। तो बेटा जैसे हम इसमें जो शुरुआत करेंगे वो चालक और कुचालक से करेंगे। आप सब लोग जानते हैं दो प्रकार के पदार्थों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अभी, चालक और एक होते हैं कुचालक। कुचालक मतलब विद्युत रोधी, कुचालक। ठीक, चालक वो पदार्थ होते हैं जिन्हें आवेश से कोई लगाव नहीं होता, ऐसे कह सकते हो, या जो अपने में से आवेश को गुजर जाने देते हैं। ठीक है, जिनको आवेश से कोई प्यार नाम की चीज नहीं है, जो आवेश को पसंद नहीं करते और अपने में से करते हैं आवेश को प्रवाहित कर देते हैं, आवेश को अपने में से गुजर जाने देते हैं। बेटा ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। आप सब लोग जानते हो। ठीक बच्चों, तो जिसमें सभी धातु जैसे आपकी सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जितनी भी ये धातु होती हैं, सभी धातुएं इस चालक की श्रेणी में आती हैं, चालक। ठीक है, और अब कुचालक आप समझ ही गए होंगे, इसका जस्ट विपरीत ऐसे पदार्थ जिन्हें हमें कह सकते हैं आवेश से लगाव होता है, जो आवेश को अपने अंदर बांधे रखते हैं, जो आवेश को अपने में से गुजरने नहीं देते, जो ठीक है, ऐसे पदार्थ जो आवेश को अपने में से गुजरने नहीं देते हैं, वो पदार्थ कहलाते हैं आपके विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आप जानते हो प्लास्टिक, रबर, कांच आपकी इसी श्रेणी के अंदर आते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, तो अब जो अगला जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे बद्ध आवेश, बद्ध एवं मुक्त आवेश। या तो आप इस तरह कहो या आप कह सकते हो बद्ध एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कुछ भी पूछा जाए, बद्ध आवेश या मुक्त आवेश, बद्ध इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में बेटा हम यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, आप सभी जानते हो कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता बच्चों, ठीक है, परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं? नाभिक कहते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बच्चों इस नाभिक के चारों ओर, ठीक है, परमाणु केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में क्या लगाते हैं बच्चों? चक्कर लगाते हैं। आप जैसे जानते हो कि पहले जैसे मैं सोडियम की बात करता हूं, चलो मैं सोडियम के एल्युमिनियम की बात कर लेता हूं बच्चों, है एल्युमिनियम के परमाणु की बात करता हूं मैं। तो एल्युमिनियम का जो परमाणु है उसका एटॉमिक नंबर आप जब जानते हो कितना होता है? 13 होता है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी में 8 आएंगे, और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 3। इस तरह से आपका विन्यास कंप्लीट होता है इसका। तो पहली कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरी कक्षा में बच्चों आपके 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है बच्चों, और जो आपकी तृतीय कक्षा है बच्चों उसमें आपको कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 1, 3 इलेक्ट्रॉन ना। अब देखो जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के साथ बंधे हुए हैं आकर्षण बल से। तो आप देखो बेटा, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक होगा इस पर आकर्षण बल बड़ा, इस पर आकर्षण बल छोटा, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से सबसे अधिक दूरी पर है, जैसे मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से सबसे अधिक दूरी पर, तो इस पर आकर्षण बल बहुत ही छोटा होगा। तो हम ये कहेंगे कि जो सबसे अंतिम वाले कक्ष हैं, ठीक है, सबसे जो अंतिम वाला कक्ष है जिसे हम संयोजी कक्ष और कहते हैं बेटा, ठीक है, और इस कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक से सबसे कम आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जबकि संयोजी इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या हैं? नाभिक के साथ प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। मतलब नाभिक
का जो आकर्षण है वो सबसे अधिक इन पर होता है और इन पर बहुत कम आकर्षण होता है। तो जो बाहर निकलने की जो प्रायिकता है वो इनकी है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी लेकर क्या जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन संयोजन में काम लेते हैं, तो इसलिए क्योंकि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यही क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, जबकि इन इलेक्ट्रॉन को बांध रखते हैं। तो बेटा इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोल देते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन, सॉरी मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कब, जब ये मुक्त हो जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कब कहलाएंगे, जब आपके ये नाभिक से बाहर निकल जाए, नाभिक के प्रभाव से बाहर निकल जाएंगे। अगर ये नाभिक के प्रभाव से बंधे हुए हैं तब तो ये बद्ध इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये वाले तो बद्ध है ही, ये वाले इलेक्ट्रॉन तो बद्ध इलेक्ट्रॉन है, ये वाले भी, ये वाले बद्ध हैं। और अभी तो ये वाले बद्ध है, कब तक, जब तक ये नाभिक के प्रभाव से बाहर नहीं गई। बट इन पर नाभिक का प्रभाव बहुत कम होता, तो ये नाभिक के प्रभाव से बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इन पर नाभिक का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के प्रभाव से मुक्त होते, जिन पर नाभिक का आकर्षण बल नहीं होता, बेटा ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या बोलते हैं, बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर या इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, बाकी जितने भी ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाले और ये वाले, ये सभी इलेक्ट्रॉन या कैसे कहलाते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या नाभिक के साथ बंधे हुए हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों का आवेश क्या कहलाएगा, बद्ध मुक्त आवेश, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आवेश मुक्त आवेश, और बद्ध इलेक्ट्रॉनों का आवेश कहलाएगा बच्चों बद्ध आवेश कहलाएगा। ये आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए बच्चों, ठीक। तो अगला टॉपिक बच्चों हम पढ़ते हैं। यहां से ही इस चैप्टर की सही तरीके से शुरुआत होती है। जो चैप्टर का नाम है साहब देख लो, विद्युत धारिता, जिसे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। विद्युत धारिता कहो बच्चों, या इसे हम लोग एक नाम और देते हैं क्या, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बच्चों, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस या विद्युत धारिता। विद्युत शब्द का मतलब बच्चों आवेश होता है, आप सब लोग जानते हैं विद्युत शब्द का मतलब आवेश है। और धारिता शब्द का मतलब है कैपेसिटी, धारण करना, क्षमता, धारण की क्षमता, धारण की क्षमता, ठीक है, ये चीज कहलाती है धारिता। तो अब आप जैसे नाम ही दर्शा रहा है विद्युत धारिता, आवेश धारण की क्षमता। आवेश कौन धारण करेगा, जैसे आवेश का धारण तो चालक पर होगा, तो किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, किसी चालक की जो लिमिट होती है कि कोई चालक कितना आवेश धारण कर सकता है, तो किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को ही बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, उस चालक की धारिता या विद्युत धारिता कहते हैं। तो किसी चालक की विद्युत धारिता किसको परिभाषित है, चालक के लिए। तो किसी चालक की जो विद्युत धारिता होगी वो क्या कहलाएगी बच्चों, किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता ही उस चालक की बच्चों क्या कहलाएगी, विद्युत धारिता कहलाती है बच्चों। क्लियर बच्चों। अब देखो बच्चों, जैसे अब मैं विद्युत धारिता को समझाने के लिए एक तरीका और आपको लेता हूं। जैसे ये मान लीजिए बच्चों एक पात्र है, ठीक है, ये एक पात्र है और बच्चों इस पात्र में वाटर भरा हुआ है मान लीजिए। चलो ये एक पात्र है जिसकी कैपेसिटी है 5 लीटर की। कितनी है, 5 लीटर पानी धारण करने या कोई द्रव्य धारण करने की इसकी कैपेसिटी 5 लीटर है। तो ये इसकी धारिता हो गई, ये चीज क्या हो गई, 5 लीटर। 5 लीटर क्या है इसकी धारिता, क्या धारण करने की, किसी द्रव्य को धारण करने की। जैसे पानी के लिए बात करें तो हम पानी धारण करने की जो क्षमता है ये क्या कहलाएगी, इसकी धारिता। तो इस पात्र की धारिता वो कितनी है, 5 लीटर है, अगर मैं इस पात्र की बात करूं। क्लियर बच्चों। तो इसी तरह मैं यहां पे एक चालक ले लेता हूं। इस पात्र का काम है पानी धारण करना और इस चालक का काम है आवेश धारण करना। ठीक बच्चों। अब मैं इसमें पानी
डालता गया, मैं क्या डाल रहा हूं इसके अंदर, पानी डाल रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं पानी में डालता जाऊंगा, पानी डालता गया, पानी डालने पर बच्चों क्या हो रहा बताओ, पानी डालने पर आप बच्चों बताओ क्या हो रहा है, इसका ऐसे कहो, इसका तल बढ़ रहा है, ऐसे कह लो, पानी डालने पानी तल वो बढ़ रहा है। अब आगे होता है कि तल या हाइट का संबंध होता है, अगर कोई पदार्थ किसी धरती से या किसी तल से h हाइट पर है तो उसके पास क्या आ जाती है, एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। बोलो आती नहीं आती। तो यहां पर ये कौन सी एनर्जी धारण करेगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो सॉरी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पर इसकी क्या बढ़ती जाएगी, मैं कहूंगा कि जैसे जैसे ये पानी आता जाएगा, पानी आने पर क्या होता जाएगा, इसका तल, पानी का तल बढ़ता हुआ जाएगा। और तल मतलब ऊंचाई बढ़ने, तल का बढ़ने का मतलब है कि पानी की जो ऊंचाई है वो इस तल से धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है, इसका मतलब इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। क्लियर बच्चों। उसी तरीके से बच्चों अगर मैं इस चालक को क्या देता हूं, मैं इस चालक को डी क्यू, एक आवेश है मेरे पास बहुत बड़ा, और थोड़ा थोड़ा आवेश डी क्यू मैं लगातार इसको आवेश देता जा रहा हूं बच्चों। तो जैसे जैसे मैं इस पर आवेश देता जाऊंगा, इस पर आवेश का मान बढ़ता हुआ जा रहा है। तो जैसे यहां पर बच्चों इस वाले केस में हम जैसे जैसे पानी देते जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी देते जा रहे हैं, तो पानी धीरे धीरे आता जा रहा है, तो इसका क्या बढ़ता जा रहा है, इसका तल या इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बढ़ती हुई जा रही है बच्चों। तो उसी तरीके से जैसे मैं इस चालक को आवेश दूंगा तो आवेश धारण करने पर इसकी क्या बढ़ती जाएगी, इसकी भी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, जिसे हम बच्चों क्या बोलेंगे, जिसे हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा का नाम देंगे बच्चों। तो हम यहां पर ये बोलेंगे बच्चों, तो इसकी क्या बढ़ती जाएगी, इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। और आपको मैंने बच्चों पहले वाले चैप्टर में बता दिया कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा ही विद्युत विभव है, एकांक आवेश की विद्युत ऊर्जा क्या कहलाती है, विद्युत विभव। तो आप यहां पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं बोल के क्या वर्ड बोलोगे कि इसका विभव बढ़ता हुआ जाएगा। बोलोगे नहीं बोलोगे, क्योंकि विद्युत स्थितिज ऊर्जा से ही तो विभव परिभाषित हुआ है, विभव होगा तो ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा परिभाषित की जाती है, ठीक है ना। तो विद्युत विभव के साथ विद्युत स्थितिज ऊर्जा का रिलेशन होता है बच्चों, क्योंकि W इक्वल टू क्यू भी होता है, आप सब लोग जानते हैं। तो मैं कहूंगा कि इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब है इसका विद्युत विभव बढ़ता हुआ जाएगा बच्चों। क्लियर बच्चों। इधर देखो, तो मैं इसके अंदर क्या डालते जा रहा हूं बच्चों, मैं इसके अंदर पानी डालते जा रहा हूं, तो पानी की जैसे मात्रा बढ़ती हुई जा रही है बच्चों, इसका तल क्या होता जा रहा है बच्चों, इसका तल धीरे धीरे लगातार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। इसका मतलब इसकी गुरुत्वीय स्थिति, गुरुत्वीय विभव बढ़ता हुआ जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा बच्चों, बढ़ता जा रहा। अब इसके बाद बच्चों क्या होगा, अब इसका तल मैक्सिमम हो गया बच्चों, अधिकतम हो गया। तो ऐसे ही यहां पर क्या होता जाएगा, जैसे 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 यहां पर इसका तल बढ़ता हुआ जा रहा है, तल मतलब इसकी गुरुत्वीय स्थिति, गुरुत्वीय विभव बढ़ता हुआ जा रहा है, उसी तरीके से जैसे जैसे मैं इसको आवेश देता जा रहा हूं इस चालक को बच्चों, तो इस चालक पर आवेश देने के साथ साथ इसका क्या बढ़ता जा रहा है, इसका तल रूपी विभव, इसका तल रूपी विभव, इसका विद्युत विभव बढ़ता हुआ जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो इसका विभव बढ़ता हुआ जा रहा है लगातार, और एक स्थिति बच्चों ऐसी आएगी कि अब इसके देखो, अब इसका तल अधिकतम हो गया, इसका तल अधिकतम होने का मतलब क्या बच्चों, इसकी विद्युत स्थिति ऊर्जा अधिकतम हो गई, सॉरी इसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा अधिकतम हो गई, मतलब गुरुत्वीय विभव अधिकतम हो गया। और इसके बाद अब मैं क्या डालूंगा, अगर मैं पानी डालूंगा तो वो पानी क्या होगा बच्चों, इसके अंदर न समा के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा बच्चों, आएगा नहीं आएगा। तो ये अब जो मैं इसके बाद जो मैं पानी दूंगा वो पानी ये धारण नहीं करेगा, ये पानी तो बाहर वाला बाहर की ओर जाएगा। तो उसी तरीके से बच्चों अगर मैं इसको आवेश देता जाऊंगा तो इसका गुरुत्वीय विभव बढ़ता जाएगा, गुरुत्वीय मतलब तल बढ़ता हो जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये पूरा भर जाएगा, मतलब इसका तल अधिकतम हो जाएगा, मतलब इसका गुरुत्वीय विभव अधिकतम हो जाएगा। तो यहां पर क्या चीज अधिकतम हो जाएगी, एक स्थिति ऐसी आएगी बच्चों जब इस केस में आवेश में लगातार देता जाऊंगा तो इसका विभव क्या होता जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। और एक स्थिति पर इसका विद्युत विभव मैक्सिमम हो जाएगा, उससे अधिक मैं विभव इसमें पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी एक कैपेसिटी है, तो इससे अधिक विभव मैं इस पर नहीं कर सकता बच्चों। तो इसका विभव क्या हो गया बच्चों, मैक्सिमम हो गया। जब इसका बच्चों विभव मैक्सिमम हो गया, चालक का विभव मैक्सिमम हो गया, तो चालक का विभव मैक्सिमम होने के बाद मैं इसको जो आवेश दूंगा वो आवेश इस चालक को ने जाकर क्या हो जाएगा, बाहर के वायुवरण को, वायुमंडल को चला जाएगा, एयर को चला जाएगा, और हम कहेंगे आवेश का क्षरण हो रहा बच्चों।
ठीक है। तो हम किसी चालक पर, तो इसका मतलब इससे एक चीज क्लियर हो गई कि हम किसी चालक पर, जैसे एक पात्र में हम एक लिमिटेड मात्रा में ही पानी इकट्ठा कर सकते हैं, उसी तरीके से बच्चों हम एक चालक पर भी लिमिटेड मात्रा में आवेश इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जितना मन चाहे उतना आवेश इकट्ठा कर सकें। हर चालक पर आवेश धारण करने की एक फिक्स लिमिट है। जैसे इस पात्र की पानी धारण करने की कैपेसिटी 5 लीटर है, उसी तरीके से इस चालक की भी आवेश धारण करने की एक लिमिट है। और इस चालक द्वारा आवेश धारण करने की उसी लिमिट को, उसी सीमा को, उसी क्षमता को बच्चों हम क्या बोलते हैं? उसी क्षमता को हम विद्युत धारिता कहते हैं। तो आ गया वो बच्चों आपको समझ में? तो विद्युत धारिता क्या होती है? चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को ही, चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं? हम विद्युत धारिता या चालक की धारिता कहते हैं बच्चों। क्लियर? तो अब यहां से बच्चों आपने एक चीज नोट करी कि आप देख रहे हो कि जैसे जैसे बेटा यहां पर पानी की मात्रा बढ़ती हुई जा रही है, इसका तल बढ़ता हुआ जा रहा है, उसी तरीके से मैं कहूंगा कि इस चालक पर जैसे जैसे आवेश बढ़ता हुआ जा रहा है बच्चों, इसका क्या बढ़ता जा रहा है? इसका V मतलब विभव बढ़ता हुआ जा रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के मान के क्या होगा? समानुपाती होगा। जैसे जैसे हम किसी चालक पर आवेश का मान बढ़ाते हुए जाएंगे, वैसे वैसे उसका विद्युत विभव भी बढ़ता हुआ जाएगा। तो बेटा हम कह सकते हैं कि यह पाया गया, यह देखा गया कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के मान के क्या होता बच्चों? समानुपाती होता। हम कहेंगे कि यह देखा गया किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के मान के क्या होता है? समानुपाती होता बच्चों। तो Q समानुपाती V, और Q इक्वल टू क्या आ गया बेटा? समानुपाती हटाएंगे, नियतांक लगाएंगे CV। यहां बच्चों जो C है, यहां जो कैपिटल C है, यहां कैपिटल C एक समानुपाती नियतांक है बच्चों। यहां कैपिटल C क्या बच्चों? एक समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक की धारिता या विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता कहते हैं बच्चों। तो बच्चों ये जो C है, इस C को ही हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, विद्युत धारिता या चालक की धारिता कहते हैं बच्चों। ठीक है। तो ये C नाम की चीज कहलाती है आपकी चालक की धारिता। ठीक है। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि Q इक्वल टू क्या होता है? CV। Q यहां पर क्या? चालक को दिया गया आवेश, V क्या? चालक का विभव, और C क्या बच्चों? चालक की धारिता है। तो क्लियर बच्चों? तो यहां से बच्चों क्या आया? देखो आप इधर ध्यान से, तो Q इक्वल टू CV, तो सोचो C इक्वल टू क्या गया? C इक्वल टू आपका आ गया बच्चों Q डिवाइड बाई V। ठीक है। तो C इक्वल टू क्या आ गया आपका? C इक्वल टू आपका आ गया यहाँ बच्चों, यहाँ पर क्या? Q डिवाइड बाई V। अब देखो यहां पर यदि मैं कहूं, यदि V इक्वल टू कितना बच्चों आपका? 1 वोल्ट है। यदि V इक्वल टू क्या आपका? 1 वोल्ट है, तो दिस इंप्लाइज बच्चों C इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो C इक्वल टू आपका Q हो जाएगा। यदि V इक्वल टू 1 वोल्ट है तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब यह हुआ कि किसी चालक को दिया गया आवेश, अगर मैं किसी चालक को आवेश दूं और आवेश देने पर उस चालक के विभव में कितनी वृद्धि हो जाए बच्चों? यदि मैं किसी चालक को आवेश देता हूं और आवेश देने पर बच्चों उस चालक के विभव के मान में कितनी वृद्धि हो जाती है? कितनी बढ़ोतरी हो जाती है? 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, 1 वोल्ट की बढ़ोतरी हो जाती है। कब? जब मैं किसी चालक को कितना आवेश देता हूं बच्चों? ठीक है। अगर मैं किसी चालक को आवेश दूं और आवेश देने पर उस चालक के विभव में बच्चों 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि उस चालक को दिया गया आवेश ही उस चालक की विद्युत धारिता के तुल्य है। ठीक है। तो किसी चालक की धारिता उस आवेश के मान के बराबर होती है बच्चों, जो उसके विभव में, जो चालक को देने पर,
ठीक है। किसी चालक की धारिता उस आवेश के मान के बराबर होती है बच्चों जो चालक को देने पर चालक के विभव में कितनी वृद्धि कर देता है, 1 वोल्ट की वृद्धि कर देता है, वो उस चालक की विद्युत धारिता कहलाती है बच्चों। ठीक है। तो बच्चों यहां तक की जितनी भी चीजें हैं आप नोट करें। तो इसके बाद मैंने आपको परिभाषा दे दी है। अब हम इस चालक की धारिता के मात्रक के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, जो विद्युत धारिता का जो मात्रक है बच्चों, अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं, ठीक है बच्चों, विद्युत धारिता का जो मात्रक है वो फैरड है। क्या है? फैरड। ठीक है, इसको FARAD से लिखते हैं हम लोग, और इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल F है। ठीक है। किसी चालक की विद्युत धारिता का जो SI मात्रक है वो फैरड होता है बच्चों, और इसको हम कैपिटल F से व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो अपनी जो अगली डेफिनेशन वो है 1 फैरड क्या होता है बच्चों। ठीक है, आप ध्यान रखना, विद्युत धारिता को हम किससे मापते हैं? फैरड में मापते हैं, और 1 फैरड को आप इसे हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी जो अगली परिभाषा वो है 1 फैरड। 1 फैरड क्या है बच्चों? ठीक है, इधर देखो ध्यान से बच्चों, 1 फैरड किसे कहेंगे हम लोग? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि C इक्वल टू क्या होता है बच्चों? किसी चालक की जो धारिता होती है C इक्वल टू क्या होती है? Q डिवाइड बाई V। हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या आपका? CV। तो यहां से C इक्वल टू क्या आ गया आपका? Q डिवाइड बाई V। तो अगर मैं यहाँ पे मैं अब देखो ये चीज 1 कब होगी? मैं कहूंगा ये चीज 1 फैरड कब होगी? जब ये वाली चीज 1 हो और आवेश की 1 मतलब 1 कूलाम SI मात्रक है, तो और ये 1 वोल्ट, तो 1 फैरड हो गया 1 कूलाम बट्टे 1 वोल्ट। क्लियर बच्चों? तो अब मैं 1 फैरड को कैसे परिभाषित करूंगा? तो मैं कहूंगा कि यदि किसी चालक को मैं कितना आवेश दूं बेटा, यदि मैं किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देता हूं, ठीक है बच्चों, यदि मैं किसी चालक को क्या करता हूं, यदि मैं किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देता हूं, और 1 कूलाम आवेश देने पर उस चालक के विभव के मान में बच्चों कितनी वृद्धि हो जाती है? यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए और 1 कूलाम आवेश देने पर बच्चों उस चालक के विभव के मान में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि उस चालक की धारिता किसके बराबर कहलाएगी? 1 फैरड के तुल्य कहलाएगी। तो किसी चालक की धारिता 1 फैरड के तुल्य कब होगी बच्चों? किसी चालक की धारिता 1 फैरड के तुल्य कब उस समय होगी? अगर हम चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसका विभव कितना बढ़ जाए? 1 वोल्ट बढ़ जाए, तो चालक की धारिता 1 फैरड के तुल्य होगी बच्चों। ठीक है, ये सारी चीजें आप नोट करें। आगे हम बेटा चर्चा करते हैं इसकी विमा की बच्चों, इसकी विमा। ठीक है, विमा क्या होगी बच्चों? देखो ध्यान से, आपको बता C इक्वल टू था Q बाई V। अब Q की विमा बतानी है और हमें V की बतानी है। अब बच्चों आप सबको पता है आवेश की विमा क्या होती है, क्योंकि आपकी जो मूल राशियों की विमा बताई जाती है। देखो मूल राशि आवेश नहीं है, मूल राशि विद्युत धारा है। ठीक है, तो अगर मैं विद्युत धारा की बात करूं तो विद्युत धारा का जो हम लोग बचपन से ही छोटी क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि आवेश प्रवाह की दर किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। या आप जानते हो I इक्वल टू होती है Q बाई टी बच्चों। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? Q इक्वल टू हो गया I इंटू टी। अब I क्या? विद्युत धारा मूल राशि है, समय क्या? ये मूल राशि है, और मूल राशियों की विमा बताई जाती है बेटा। I की विमा क्या हो गई बच्चों? A, और समय क्या हो गई? T, तो इसकी विमा हो गई, आवेश की विमा क्या आ गई बच्चों? AT। क्लियर? तो C इक्वल टू क्या आ गया? क्यूबिक, तो Q की विमा क्या हो गई बच्चों? AT, आवेश की ये विमा है। और V क्या बच्चों? विभव। विभव की विमा कैसे बताएंगे बच्चों? अब आप देखो इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्डाइजेशन कर लेते हैं। विभव की परिभाषा आप लोगों ने V इक्वल W बट्टे Q, W इक्वल टू क्यू भी, तो V इक्वल टू क्या हो बेटा? W बट्टे Q। आप सब लोग जानते हो। तो C इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? C इक्वल टू Q पर ले जाओ, Q स्क्वायर डिवाइड बाई W। अब इसकी विमा निकालना बच्चों आसान हो जाएगा। Q की विमा आप जानते हो, Q की विमा क्या बच्चों? AT। तो Q की विमा आपकी AT है, यहां पे स्क्वायर आ जाएगा। और W क्या बच्चों? कार्य है। और कार्य की विमा क्या होती है बच्चों? कार्य की विमा हम सब लोग जानते हैं क्या होती है? M1 L2 T माइनस 2। ठीक है, कार्य की विमा क्या होती है बच्चों? M1 L2 और
t-2 ये किसकी विमा है? ये आपकी कार्य की विमा हो गई बच्चों। तो यहां से c की विमा क्या आ गई? तो c की विमा क्या आ गई बच्चों? देखो c की विमा क्या मैं बात करूं क्या आएगी? a का a2 t2 ये ऐसे आ जाएगा और ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? m-1 l-2 और t की पावर 2 बच्चों। ठीक है, m ऊपर जाके m-1 l-2 और t2। तो बच्चों c की विमा क्या आ गई? c की विमा क्या आ जाएगी बच्चों आपकी? c की विमा आ जाएगी m की -1 l की -2 t की 4 और बच्चों a की 2। ये हैं विद्युत धारिता की विमा। आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं विद्युत धारिता की विमा क्या होती है। तो कैसे निकालेंगे? m-1 l-2 और t की 4 और बच्चों a की 2। ये किसकी विमा है? ये c की विमा है, विद्युत धारिता की ये विमा है बच्चों। ठीक है, चलो अब हम एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये आपने सारा कुछ नोट कर लेना इसे। आप लोग एक चीज बताओ बच्चों, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा C इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी। बोलो पढ़ा नहीं पढ़ा? विद्युत धारिता का जो फॉर्मूला है वह C इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी। क्लियर? अब बच्चों कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यदि मैं किसी चालक पर आवेश का मान बढ़ा दूं, मतलब अगर मैं इस Q की वैल्यू क्या कर देता हूं? इंक्रीज कर देता हूं, किसी चालक पर आवेश का मान बढ़ा देता हूं, तो बताओ उस चालक की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो आप थोड़ा सोचो, खुद सोचो। अगर मैं चालक को आवेश बढ़ाऊंगा, क्यों बढ़ाऊंगा, तो बच्चों क्या होगा? धारिता बढ़ेगी घटेगी? तो आप सबके माइंड में ऑप्शन आएगा कि धारिता बढ़ेगी, जबकि बच्चों ये गलत होगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा क्यों गलत होगा। अगर मैं आपसे ये बात करूं बच्चों, विभव के मान को अगर मैं बढ़ाता हूं तो क्या होगा? तो बच्चों क्या होगा? सोचो आप सब लोग कहेंगे सर विभव का मान बढ़ेगा, नीचे वाली चीज जितनी बड़ी होगी ये वाली चीज उतनी ही कम होगी। इसका मतलब धारिता इसकी क्या होगी? इसकी धारिता कम होगी। आप सब लोग इसी चीज को सोचेंगे कि Q को बढ़ाने पर C बढ़ेगा और V को बढ़ाने पर C घटेगा बच्चों। जबको देखो आपका सोचना वाजिब है, बट एक चीज सोचो यहां पर, जब मैंने आपको यह फॉर्मूला पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया कि यह पाया गया कि किसी चालक को दिया गया आवेश उस चालक के विभव के मान के क्या होता है? समानुपाती होता है बच्चों। ठीक है, और जब मैंने यहां पर इस समानुपाती को हटाया था तो मैंने लिखा था Q इक्वल टू CV, और C को बच्चों मैंने क्या बोला था? समानुपाती नियतांक। तो C को पहले ही मैंने नियतांक नाम दे दिया, मतलब जो संख्या है, नियतांक मतलब नियतांक मतलब क्या? संख्या, फिक्स वैल्यू। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर क्या है? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बच्चों C एक नियतांक है, C एक संख्या है, और संख्या की वैल्यू मतलब फिक्स वैल्यू। तो जिसकी वैल्यू फिक्स हो गई तो मतलब इसकी वैल्यू ना तो Q पर निर्भर करेगी और ना ही V पर निर्भर करेगी। C की वैल्यू क्या? नियतांक है बच्चों। तो ध्यान रखना, ये लाइन बिल्कुल आप अपने बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिख लेना। छोटी बट मोटी बातें क्या है? छोटी बट मोटी बातें क्या है? कि किसी चालक को दिया गया आवेश और किसी चालक का विभव उसकी धारिता को प्रभावित नहीं करता। या आप कह सकते हो कि किसी चालक की जो धारिता होती है, किसी चालक की धारिता उसके किसके मान पर निर्भर नहीं करती बेटा? आवेश और विभव के मान पर निर्भर नहीं करती, वो नियत होती हैं। तो आपसे पूछा Q के बढ़ाने पर, आवेश के बढ़ाने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करती। विभव के मान में वृद्धि या घटोतरी करने पर धारिता के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि धारिता विभव के मान पर निर्भर नहीं करती। देखो ये कुछ बात उस तरह की हुई जैसे मैं आपसे ये कहूं, एक पात्र है बच्चों, इस पात्र की कैपेसिटी 5 लीटर है। बताओ इसमें अगर मैं 2 लीटर पानी डाल दूं तो बताओ अब इसकी धारिता क्या हो जाएगी? बच्चों 5 लीटर रहेगी। पात्र की धारिता पहले ही फिक्स है, पात्र की धारिता पहले ही फिक्स है कि ऐसा थोड़ी पानी के बढ़ने पर इसमें पानी डाल दिया 5 लीटर की जगह 10 लीटर पानी आ जाएगा। एक संग फिक्स है कि 5 लीटर, चाहे आप पानी डालो मत डालो, ये तो केवल कितना पानी धारण कर सकता है? 5 लीटर पानी धारण कर सकता है। इसका तल यहां तक बढ़ जाए तो धारिता ऐसे थोड़ी कि अचानक 20 लीटर पानी बढ़ जाएगी, धारण कर लेगी, नहीं।
तो पानी की मात्रा आने पर और इसकी तल की ऊंचाई बढ़ने पर इस पात्र की कैपेसिटी पर कोई चेंज नहीं हुआ। इस पात्र की कैपेसिटी तो क्या रहेगी बच्चों, 5 लीटर ही रहेगी, कैपेसिटी में कोई चेंज आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब यहीं से ऐसे ही आप कह सकते हो कि किसी चालक की जो धारिता है वो पहले ही फिक्स होती हैं, वो आवेश विभव के मान पर निर्भर नहीं करती। हाँ, आकृति और आकार निर्भर करते हैं। अगर मैं इस पात्र का आकार बढ़ा दूं, धारिता बढ़ जाएगी। तो उसी तरीके से अगर मैं किसी चालक के आकार को बढ़ा दूंगा, ठीक है, चालक के आकार को बढ़ा दूंगा तो धारिता प्रभावित हो जाएगी, बट आवेश और विभव के मान के अनुसार धारिता प्रभावित नहीं होगी बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी चालक की धारिता होती है वो आवेश और विभव के मान पर निर्भर नहीं करती। वो किस पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है किस पर, उसके आकृति और आकार पर बच्चों। ठीक है, तो आज की वीडियो बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।